हाय फ्रेंड, वेलकम इन द थर्ड लेक्चर ऑफ डिटरमिनेंट्स। इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स की कुछ अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो एनडीए के लेवल से थोड़ी सी अच्छी हैं, ताकि आपको जो एनडीए के लेवल के कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की पहली प्रॉब्लम लेते हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने ट्रिक और रिवीजन वाला डिटरमिनेंट्स का जो लेक्चर है वो देख रखा हो। बाकी इस लेक्चर के जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा उन क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन आप exam.com/12692 ये वाली जो लिंक होती है इस पर आप फाइंड कर सकते हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन उसके लिखे हुए फाइंड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ देखते जाएं क्वेश्चन और खुद ट्राई करें और फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, आपको बोला गया है इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज पॉजिटिव देन, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम। वैल्यू आपकी आएगी ए, फिर ये वाला रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया, फिर आ गया बी सी -1 के साथ आपका आएगा ये वाला, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, सी -1 प्लस 1 के साथ आपका आएगा 1 - बी। ये आ गया ए बी सी, ये आ गया -a, ये आ गया आपका -c, ये आ गया +1, ये आपका 1, ये आपका आ गया -1, यानी आपका आ गया 2 - a b c + 2 - a -b - c। आपको बोला हुआ ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब a b c + 2 ग्रेटर देन आना चाहिए आपका a + b + c से, तभी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर ये इस चीज से ग्रेटर 0 आएगा, ये वाला टर्म 0 आपको वो ग्रेटर देन आएगा इस वाले टर्म से, तभी ये सब्सट्रैक्ट होकर इसका ग्रेटर इससे ज्यादा होगा, तभी जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। तो अब फिलहाल ये आ गया, तो अब हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब जब भी ए बी सी प्लस में होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम। जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड वैल्यू करना हो तो हम वहां पर ए एम ग्रेटर देन जी एम यूज करते हैं। अब फिलहाल इक्वल्स टू को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन में इक्वल्स टू नहीं लिया है। तो ए एम हम किसका निकालेंगे, ए बी सी। ए बी सी की हम क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी सी का जो ए एम आएगा 1/3 ये आ जाएगा। ये ग्रेटर दोनों होगा ए बी सी टू दी पावर 1/3 से, यानी ए बी सी की जो वैल्यू है वो हमेशा इससे बड़ी होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका ए बी सी क्या आ जाएगा, ए + बी सी इज ग्रेटर देन, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3a b c की पावर 1/3 से। तो बस अब ये इससे बड़ा होगा तो मैं इसे इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, a b c + 2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन 3a b c टू दी पावर 1/3। अब इसका, अब क्योंकि ये 1/3 है तो इसके और फर्दर क्या सिंप्लीफाई करूंगा मैं। अब या तो इस 1/3 को मैं इधर ले आऊं और इसका क्यूब कर दूं, या क्या करूं, अब मैं इसको इक्वेशन बना लूं। x में कोई इक्वेशन लेट अस सपोज 1/3 को मैंने एज्यूम कर लिया x, तो a b c की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ आ जाएगी। तो मैं इसमें a b c की वैल्यू रख दूंगा x³ + 2 विल बी ग्रेटर देन 3x, यानी इधर आ जाएगा x³ - 3x + 2 ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक, ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिख लूंगा x³ - x - 2x + 2 ग्रेटर देन 0। x यहां से कॉमन लूंगा, x² - 1 - 2 यहां से मैं कॉमन लूंगा, x - 1 ग्रेटर देन 0। फिर यहां से मैंने यहां से मैंने x - 1 कॉमन ले लिया। अब ये x - 1
ये वाला जो फैक्टर हो जाएगा ये x माइनस वन और x प्लस टू का अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये x माइनस वन एक्स प्लस टू आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख लूंगा इसे 2x माइनस एक्स, तो इस तरह से इसके फैक्टर कर दूंगा। फाइनल जो मेरा आएगा x माइनस वन का स्क्वायर और x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब x माइनस टू का स्क्वायर तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मेरा x ग्रेटर देन टू होना चाहिए। x की जगह मैं रख दूंगा a b c टू दी पावर 1/3 ग्रेटर देन टू होना चाहिए। ये जो प्लस आएगा यहाँ पर, सॉरी ये माइनस टू, ये माइनस टू से ग्रेटर देन होगा। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ऑड है तो a b c आपका आ जाएगा ग्रेटर देन -8। आपका जो आंसर आ जाएगा वो b आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव कब होगी? जब a b c की वैल्यू आपकी -8 से बड़ी होगी। करने की अप्रोच क्या थी? मैंने सिंपल वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के a b c और b c a में कन्वर्ट आ गई मेरी फंक्शन। तो अब ए बी सी को मैं वी सी ए में कैसे मिनिमम वैल्यू लिखूंगा इसकी? ए एम ग्रेटर देन जी एम करके, ए एम ग्रेटर देन जी एम करके मैंने ये वैल्यू लिख ली। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ए बी सी को मैंने एक्स मान लिया तो ये एक्स क्यूब आ गई। अब इस तरह की एक्सप्रेशन आ गया और इसे मैंने फर्दर सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को अब आप अगर हिट एंड ट्रायल या ट्रिक से करना चाहेंगे कि ए बी सी को 1 2 3 पुट करके करेंगे तो आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये -2 के भी बड़ा हो सकता है। तो आप मतलब आप उस मेथड को फॉलो ना करें, प्रॉपर मेथड ही इसमें फॉलो करें। तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन हमारे नोट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस वन। इस वैल्यू की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो प्रॉपर मेथड तो होता ही है रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करके। बाकी मैं ए बी सी को अगर हम 1 2 3 पुट करें तो देखें ए और बी ही है। अगर ए को मैं 1 पुट करता हूं और बी को भी मैं 1 पुट करता हूं तो ऑप्शन देख लें 0, ये वाला ऑप्शन आएगा आपका 2, ये वाला आएगा 2, तो सॉरी ये वाला आएगा 3, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, मतलब सारे ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं ए बी सी को 1 1 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। क्या करूंगा? 1 आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और ये -1 आपका आ जाएगा। बस आप वैल्यू फाइंड करना रह गया, बाकी तो 1 यहाँ से लेंगे और ये आ जाएगा -1 +4, -2 यहाँ से लेंगे और ये आ जाएगा -2 और ये आपका आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका -4 -2, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी आ गई 3 आ गई, प्लस ये वाली जो क्वांटिटी आ गई, ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया, 6 इंटू 2 12 हो गया, ये आपका 6 इंटू 2 12 हो गया, मतलब 12 दूनी 24 और प्लस 3 27, जो आपका आंसर आ गया 3 का क्यूब 27। तो इस तरह से मैंने देखा कि मैंने कितनी ए बी सी की वैल्यू पुट करके इजीली ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया। इस क्वेश्चन का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ए बी सी की वैल्यू चेक करें और ऑप्शन देख लें कि सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर आप उन ऑप्शंस को वैल्यू पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा शॉर्ट ट्रिक का मेथड, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और जो सॉल्यूशन है प्रॉपर वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब देखिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन में भी मुझे थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होगी। स्मार्ट अप्रोच की जरूरत क्या होगी कि मैंने या तो 0 इसका आंसर आएगा या इनमें से कोई आंसर आएगा। अगर सपोज दैट इनमें से कोई आंसर है तो 1 + a² + b², ये वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं उसमें कॉमन ही आता होगा। तो मैं इस तरह से इसके रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म करूंगा कि ये वाली चीज कॉमन आ जाए, उसमें से बाहर आ जाए। तो ये मैंने देखा ये हमारी गिवन इक्वेशन है, तो मैं ये वाला फैक्टर कॉमन लेने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा कि ये वाला जो फैक्टर है वो कॉमन हो जाए। तो अब C1 यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये वाला चीज C1 है। अगर मैं इसमें से C इस C1 में से VC3 सब्सट्रैक्ट कर दूं
तो मेरा क्या एक्सप्रेशन आएगा, जैसे ये वाले दोनों मैंने लगा दिए, C1 में से B C3 और C2 में से थे AC3 C2 मैंने ऐड कर दिए, तो ये वाला फाइनल मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो a प्लस ए स्क्वायर, आप इसका जो पूरा स्क्वायर है एक ऊपर से काम आ जाएगा इस वाले में से, और एक यहाँ नीचे वाले में से आपका कॉमन आ जाएगा। तो मैंने ये वाला टर्म बना लिया, ये इसे कॉमन ले लिया, और फाइनल जो आपकी डिटरमिनेंट बचेगी वो ये बचेगी। फिर मैंने इस डिटरमिनेंट को फाइनली सॉल्व कर लिया, और ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बनेगा, और फिर ये क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। बस मेन चीज में ध्यान क्या रखूंगा कि मैं 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ही किसी भी तरीके से फैक्टर बना लूं और फिर उन्हें कॉमन ले लूं। देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड यहीं से सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप गारंटेड है कि आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि इसका क्यूब आंसर आ रहा है, और क्यूब का फॉर्मूला जब आप करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला बहुत लंबा आएगा, वो आप सॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहला ही अप्रोच तो ये है कि आप इसमें एबीसी की वैल्यू पुट कर लें चुपचाप और सॉल्व कर लें। दूसरा, आप इसमें A1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म निकाल लें, तब सॉल्व कर लें। और तीसरा, आप डायरेक्टली इसे यहीं पर सॉल्व कर दें, वो ज्यादा लेंथी मेथड होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये वाला जो क्वेश्चन था फिलहाल इसे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्रैमर रूल की प्रॉब्लम है। आपको दिया गया कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, नाउ लेट अस डिनोट डेल्टा ए बी सी डिटरमिनेंट। अगर हम डेल्टा ए बी सी में कोई डिटरमिनेंट लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस वाले रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेल 1 को। मतलब अगर मैं डेल ए बी सी लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इसको लिखूंगा मैं। इफ डेल्टा, ये वाला डेल्टा होगा हर जगह, डेल्टा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं है मेरा डी, मतलब डी मेरा जीरो नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स हैज यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्स वैल्यू क्या रखेगा, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वहां पर, D1 अपॉन डी। अब डी जीरो होना भी नहीं चाहिए, और फिलहाल आप दिया हुआ भी है कि नहीं है, तो D1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब D1 की वैल्यू क्या आएगी, D1 की वैल्यू हम कैसे निकालते थे कि ये वाले जो D1 थे वो इधर ले जाते थे और इधर ले जाके पहला वाला कॉलम हटा देते थे। तो D1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो पहला वाला कॉलम हटा दूंगा और आएगा आपका माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मेरा आएगा। मैं इस पूरे कॉलम में से माइनस कॉमन ले सकता हूं, मतलब मेरा आएगा माइनस, मैं इसे बोल सकता हूं डी बी सी, मतलब मेरा D1 क्या आ गया, डेल्टा माइनस डेल्टा ऑफ डी बी सी अपॉन डेल्टा ऑफ ए बी सी। क्या मेरा कोई आंसर आ रहा है, डी बी सी नहीं आ रहा है अभी भी, तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। ये वाला आप ध्यान से देखिए, ये बी सी डी है ए सी, और मतलब इन्होंने ये वाली रो और कॉलम, ये वाले कॉलम इंटरचेंज किए हैं। तो मैं एक बार इंटरचेंज कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर मैं इसे इंटरचेंज करूँ तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। अब ये मैंने कॉलम चेंज कर दिए तो माइनस बाहर आएगा, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो क्या बी डी सी आ रहा है मेरा पॉजिटिव के साथ, बी डी सी अभी भी नहीं आया, तो एक बार मैं और ट्रांसफॉर्म करता हूँ, डेल्टा बी, अब मैं सी और डी को ट्रांसफर कर दूंगा, सी और डी को मैंने इंटरचेंज कर दिया, अब मेरा बाहर माइनस आ जाएगा अपॉन डेल्टा ए बी सी। क्या आपको ये आंसर आ रहा है, बी सी डी माइनस के साथ, ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्रैमर रूल का क्वेश्चन था। क्रैमर रूल में एक्स ऐसे निकालते हैं और फिर रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं,
इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्राइब की गई थी। तो इसका सॉल्यूशन आप हमारे नोट्स में भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। a1/x1 b1/y1 इक्वल्स टू c, और ये दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है कि डेल वन आपने ये निकाला, a1 b1 a2 b2 डेल 2 ये डेल 3 ये, x एंड y इज इक्वल्स टू फॉलोइंग। x और जो y आपका आएगा वो किसके इक्वल आएगा। आपको दिया हुआ है a1/x b1/y इक्वल्स टू c1। दूसरा आपको दिया हुआ है a2/x प्लस b2/y इक्वल्स टू c2। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। आपको अगर याद हो क्रैमर रूल हमने पढ़ा था, तो क्रैमर रूल में हम क्या करते थे कि जो x होता था वो ऊपर वाले का ही मल्टीपल होता था। तो यहाँ 1/x है, तो हम क्या करेंगे कि इस 1/x को हम कुछ एज्यूम कर लें। लेट अस सपोज 1/x को हमने u एज्यूम किया, क्यों, ताकि ये इसके ही फॉर्मेट में आ जाए। 1/y को हमने v एज्यूम कर लिया, तो हमने ये एज्यूम किया। तो हमारी अब इक्वेशन क्या होगी, ux प्लस by इक्वल्स टू c1, u a2 प्लस v b2 इक्वल्स टू c2। ये x और y नहीं होंगे, एक्चुअली ये a1 और b1 होंगे। तो मैंने इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। ये क्या आएगा, u a1 प्लस b1 b इक्वल्स टू c1। अब अगर मैं इसमें डेल फाइंड करूं, क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2, मतलब मेरा डेल आपका आ जाएगा डेल वन, जो आपको दिया है a1 b1 b2 b2। अगर मैं इसमें डेल वन फाइंड करूं तो आपका क्या आ जाएगा, c1 c2 मैं इधर इंटरचेंज करूंगा b1 b2, ये आपका आ जाएगा। ये अगर आप देखें तो c1 c2 इधर कर दिया, b1 b2 इधर कर दिया, मतलब माइनस ऑफ डेल टू। ये वाले क्वेश्चन में अपने डेल वन डेल टू दिए, ये मैं इसमें निकाल रहा हूँ। तो डेल डैश टू अगर मैं फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगा आपका, a1 a2 c1 c2। क्वेश्चन में दिया हुआ है c1 c2 इधर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का डेल आपका फिर माइनस में आ जाएगा। तो ये वाले डेल तो मैंने निकाल लिए, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो मेरा u क्या आएगा, अब आप ध्यान से देखिए, u आपका आएगा मेरा डेल अपॉन डेल वन अपॉन डेल डैश, मतलब ये वाला आपका आ जाएगा। तो डेल वन की वैल्यू ये डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन डैश आपका आ जाएगा माइनस डेल टू, और डेल डैश की वैल्यू क्या आएगी, डेल वन आपको दिए, वन अपॉन यू की जगह मैं रख दूंगा x, यानी x की वैल्यू मेरी आ जाएगी डेल वन अपॉन डेल टू। ये मैंने x की वैल्यू आ गई। अब मैं y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेम उसी पैटर्न से। b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, डेल टू डैश अपॉन डेल टू डैश, जो बस डेल टू डैश अपॉन डेल टू डैश की वैल्यू डेल थ्री है, और डेल की जगह जो मेरी वैल्यू है वो डेल वन है, और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस ऑफ डेल वन अपॉन डेल थ्री। ये x की वैल्यू मेरी आ गई, ये y की आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो कुछ भी नहीं था, बस अगर आपको कभी भी वन अपॉन में दिए हो तब हम उल्टे उसमें लिख लेते हैं x और y में, और फिर उनके डेल हमने उनके रिस्पेक्ट के कोफिशिएंट निकालने के लिए, उनके वेरिएबल u और b निकालने के लिए हमने इसके डेल को इंटरचेंज कर दिया। तो आपका आंसर आ गया डी। आप इसके नोट्स सेम हमारे नोट्स वाले से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, लेट द डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एंड ए V6। एक 3x3 कोई मैट्रिक्स है और उसका जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है वो 6 है। देन V इज ए मैट्रिक्स डिफाइंड बाई ये, कोई B मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन की जा रही है, ये डिटरमिनेंट ऑफ B। तो डिटरमिनेंट ऑफ B ऐसे लिखेंगे हम, तो 5a² डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। अब ये आपका आ गया। अब ये जो प्रॉपर्टी
क्या थी आपका 5a²। अब 5 कैसे निकलेगा बाहर, 5 क्योंकि 3 × 3 है तो 5 की पावर n होके निकलेगा, 5 × 3 × 3 a²। अब ये वाला a कैसे बाहर आ गया, ये 125 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a, ये a² है तो हम इसे, ये वाला स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये ऊपर 1 की पावर हाफ आ जाएगा, तो 1 टू ये पावर स्क्वायर में जल्दी आती है, मैट्रिक्स प्रॉपर डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है, तो 125 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 125 इंटू 36, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, फिलहाल 4500 आएगा, तो आपका आंसर आपका आ जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस वाले 5 को भूल जाते हैं और वो 5 सिर्फ बाहर छोड़ देते हैं और ये स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट आएगा 180, जो कि आपका आंसर गलत होगा। हाँ, ये बी की वैल्यू नहीं होगी। अगर आपको पूछा होता 5 डिटरमिनेंट ऑफ a², तब ये वैल्यू हम निकालते, तब उसकी वैल्यू आती बाहर। लेकिन अगर डिटरमिनेंट में आपके k है और a⁴n है, तो ये कैसे होगा, पहले हम k को, पहले अगर हम सपोज n × n की डिटरमिनेंट है तो हम k को बाहर कैसे निकालते हैं, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो k a⁴n का है। इसे पूरे को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, k a⁴n डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट a⁴n को लिख लेंगे a⁴n, ये फाइनल इसका सॉल्यूशन आता है। तो 5 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a 6 की पावर 3, आप इससे डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे 4500। तो ये आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। नाउ हम इसे क्लियर कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको गिवन है लेट a इक्वल्स टू n × n मैट्रिक्स एंड इफ डेल लैम्डा a इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर s, ये देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। अगर डेल a कोई वेरिएबल लैम्डा है इसमें और a की है लैम्डा टू द पावर s और डेल a, इस तरह से हम लिख रहे हैं, तो जो वैल्यू होगी s की वो क्या होगी। अब अगर ये मैट्रिक्स n × n की है तो आपको पता है कि ये जो डैश नहीं है ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको जो बेसिकली पूछा गया वो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो मैं पहले बता रहा था डेल a वाली जो बात थी वो ही उसी पर ये क्वेश्चन है। तो लैम्डा टू दी पावर s डेल a, तो s क्या होगा, s जो होगा वो उस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर होगा जो n × n की है। अगर 3a है तो 3 लैम्डा टू पावर 3 आ जाएगी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये डेल लैम्डा इंटू a है, तो n इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी n। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, एनडी का क्वेश्चन था, तो इजी होगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो पहला तो मेथड ये है कि आप क्या करें कि इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लें और इसको 0 पुट कर दें और वैल्यू आप निकाल लें। जो भी वैल्यू आएगी साइन थीटा की कैलकुलेट करके वो आपकी वैल्यू हो जाएगी फाइनल। या आप क्या करें, 3 साइन थीटा को मैं लिख दूं 3 साइन 3 थीटा का मैं इसमें फॉर्मूला ओपन कर लूं। पहला तो मैं यहीं पर साइन एक्स को सॉल्व कर लूंगा, साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इससे कॉस 2 थीटा को इसे मैं लिख लूंगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा, साइन थीटा की आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि मैं डायरेक्टली ही इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, कंट्रोल C करता हूँ मैं इसे, और डायरेक्टली यहीं से इसे सिंप्लीफाई करता जाता हूँ और फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 3, अब बस इसका एक्सपेंशन ही है। अगर मैं डायरेक्टली इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा तो 8 × 2 = 16 - 14 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ये वाला आपका आ गया -14 +
11 cos 2 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा आपका आ गया, ये आपका आ गया -7 इंटू 14 और प्लस 88। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। मैं इसकी कैलकुलेशन फिलहाल अपने नोट्स से आपको शो कर रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन कर ली, या जो रो ऑपरेशन लगाए हुए हैं रो ऑपरेशन से भी आप कर सकते हैं, ये ऐसे ऑपरेशन कर लें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली इसकी कैलकुलेशन कर लें, और जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये इस तरह की एक इक्वेशन आएगी। इस तरह की इक्वेशन को आप फर्दर साइन अलग अलग कर लें, साइन 3 थीटा के टर्म और कॉस 2 थीटा के टर्म, फिर बाद में साइन 3 थीटा को बाद में पुट कर दें, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें, और वहां से आपकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं थी, बस आपको इसको एक्सपेंड कर देना था, और एक्सपेंड करके ये साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा की वैल्यू रख के आपको एक्सपेंड कर देना था, और आपका आंसर इजीली आ जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है कि गिवन है आपको द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता ही है इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वैल्यू आपको पॉजिटिव निगेटिव या ये कुछ ऐसे करके ऑप्शन दिए गए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक प्रॉपर मेथड है कि आप यहाँ इसे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर लीजिए। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से आप अगर देखें थोड़ा सा, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मैं, क्या करूंगा कि C3 में से मैं करूंगा x इंटू C1, ये C3 माइनस x इंटू C1 x और P1 x है, तो x में से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसे और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस y इंटू C2। तो जब मैं ये कॉलम एक्सप्रेशन लगाऊंगा तो P Q आ जाएगा, फिर x इंटू C1 इसमें से x लिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, PX हो गया, ये y इंटू C2 QY हो गया, फिर ये वाले जो टर्म आ जाएंगे दोनों 0 0 आ जाएंगे, और ये कुछ एक लंबा सा टर्म आएगा क्योंकि 0 माइनस करके है, और ये Q R और यहाँ पर टर्म आएंगे, और आप फिर इसे इस टर्म के रिस्पेक्ट में सिंप्लीफाई कर ले, वहां से सिंप्लीफाई करके जो आंसर हो जाएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा आएगा, फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, इस तरह से ये वाला जो मैं बता रहा था आपको लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये मुझे 0 0 ताकि ये मेरा 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए, ये वाली दोनों टर्म ये 0 बन गई, फिर मैं इसके टर्म में इसे ओपन कर दूंगा, और जो आंसर मेरा ओपन करने के बाद आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा प्रॉपर मेथड। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, जैसा भी दिया हुआ है हम वैसा ले लेंगे और आपका आंसर निकाल लेंगे। p ग्रेटर देन 1 दिया है तो मैं p की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ग्रेटर देन 1, फिर q स्क्वायर माइनस r लेस देन 1 लेस देन 0 हो। सपोज दैट अगर मैं r की वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ, और तो q की वैल्यू में क्या ले लूँ, सपोज दैट r की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो Q की वैल्यू भी मैं 1 ले सकता हूँ, तो ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू आपकी 1, R की वैल्यू 2 और P की वैल्यू मैंने ले ली 1। ये वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें और आंसर कैलकुलेट कर लें। क्या P आपका 1, Q जो है वो आपका 1, फिर PX और QY यानी x प्लस वाई, फिर Q आपका 1, R2, QX, RY 2y, फिर PX QY, फिर QX RY और फिर आपका 0।
बस इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा और यूज कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 रख सकता हूँ, क्योंकि एक्स और वाई में मुझे कुछ भी बोला नहीं गया है। तो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू मैंने 1 रखा, तो 1 1 2 1 2 3 1 3 0, ये आपका आ गया। मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा 1, ये आपका आ गया 0 माइनस 9, ये आपका माइनस 0 माइनस ये 0 माइनस 3 आ गया, प्लस 2, ये आपका आ गया 3 माइनस 2 1, यानी माइनस 9, ये आपका आ गया प्लस 3 प्लस 2, और ये आपका आ गया माइनस 4 विच इज लेस देन 0। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह मैंने वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। मैं यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे एक्स और वाई के लिए कुछ बोला नहीं गया है, तो मैं यहाँ 1 1 पुट करके मैंने वैल्यू स्टोर कर ली। अच्छा, अगर एक्स और वाई में 0 0 ले लेता तो 0 हो जाता, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। केवल एक ही केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी, बाकी सारी केसेस के लिए जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी कुछ भी ले उसकी वैल्यू निगेटिव ही आएगी, तो जो आंसर आपका हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये एक मेथड था इसको करने का। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज। ये ए बी सी अगर एक ट्राइंगल के एंगल हैं, तो आपको एक रिलेशन दे दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 और पाई। तो बस इस रिलेशन का यूज करते हो। प्रॉपर मेथड तो ये है कि मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, और एक्सपेंड करने के बाद जो भी आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी जहां भी आएगा वहां मैं पाई पुट कर दूंगा और आपका आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो प्रॉपर मेथड की जहां तक बात है ए प्लस बी प्लस सी, या हम लिख लें कि ए प्लस बी मैंने पहले निकाल लिया पाई माइनस सी कॉस माइनस सी, और फिर मैंने इसकी डेल की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करी एक्सपेंड करके, जैसे नॉर्मल एक्सपेंशन करते हैं, तो जो आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी की वैल्यू सी पाई रखनी थी, और बाकी आप नॉर्मल एक्सपेंड करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी रही ट्रिक की बात। ट्रिक की हम कोई भी एंगल ले लें, ऐसा कुछ आपको बोला नहीं गया कि कौन सा एंगल है। लेट अस सपोज मैं ले लेता हूँ ये 45 45 और ये 90 ले लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल एक मैंने ले लिया, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 1 कॉस बी आपका 45 कॉस सी, सॉरी ये आ गया -1। मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, ये भी रेज, ठीक है। सॉरी, ये 45 45 90। अब मेरा -1 कॉस सी आपका हो गया 0, कॉस भी हो गया 1/√2, कॉस सी फिर 0, फिर -1, फिर 1/√2, फिर 1/√2, फिर 1/√2 और -1। ये आपकी वैल्यू आ गई। बस इसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। -1 के लिए ये आपका आ गया 1, और ये आ गया आपका -2, फिर ये प्लस 1/√2 के लिए आपकी वैल्यू आएगी ये 1/√2। ये तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये -1, ये -½ आ गया, ये +½ आ गया, ये 0 आ गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो अभी 0 आ गया, एक एंगल के लिए तो ये वाला वैल्यू आपकी आ सकती है, या ये वाली वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि इसमें C90 आप अगर रखेंगे cos C तो ये भी हो सकता है। तो अब कुछ और वैल्यू लेके ट्राई करें, 3 30 60 और 90 लेकर हम ट्राई कर सकते हैं, या हम दूसरा कर सकते हैं कि 30। तो अब राइट एंगल के लिए मैंने 0 आ लिया, ये ऑप्शन भी आ गया मेरा, ये भी आ गया। फिर मैं करूंगा या तो हम ये वैल्यू रख के चेक कर लें, उससे भी आ सकता है, या हम 60 60 60 रख के चेक कर लें,
उससे भी आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, फिर हम इन ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो -1 आप निकालें, cos 60 की वैल्यू 1/t, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये -1, इसमें से 1/2 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हर रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा -2, 1, 1, ये 1, -2, ये 1, ये 1, 1, -2। अगर आप अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स का आंसर आपको 0 आ जाएगा। मतलब हर केस में आंसर आपका 0 आ रहा है। ये वाले दोनों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर अब 60 के लिए 0 नहीं आ रहा है, इसका फिर भी 0 आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको टाई आए, दो ऑप्शन एक साथ करेक्ट आ जाए, तो आप दूसरी कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लें क्वेश्चन की, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर देता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, ये आपको खुद करना है प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। कैसे करेंगे कि आप कॉलम में से इसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब ये वाले हैं तो हम 2 0 कहीं बना लेंगे। 2 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें क्या करिए, a जोड़कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इस वाले C2 को C1 C3 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 0 बन जाएंगे और इसे एक्सपेंड कर लीजिए। फिलहाल ये CBSE का क्वेश्चन है, एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि प्रूव करना तो नहीं आएंगे। आपको एनडीए का क्वेश्चन होता तो हम a+b+c की वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए आप हमारे नोट्स में इसका सॉल्यूशन है, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। fx ये है, f ऑफ 100 पूछा है। f ऑफ 100 या f ऑफ की पावर 100 इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, पावर 100 या f ऑफ की पावर 100 या f ऑफ 100 या f ऑफ की पावर 1/100, तो आप ये ध्यान रखें कि f को सिंप्लीफाई करें और f सिंप्लीफाई करके कोई x की वैल्यू पे ही डिपेंड करता होगा, तभी उसकी वैल्यू 100 टाइम्स पूछेंगे। मतलब अगर a कोई डिटरमिनेंट दी है और आपको a 100 पूछा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप 1 मिनट में पूरे 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसका मतलब ये है कि आप x को जब इस डिटरमिनेंट को कुछ सॉल्व करेंगे, तो सपोज दैट वो x की किसी पावर पे डिपेंड करेगी, x पे डिपेंड करेगी। सपोज दैट x आ गया तो आप सिंपल बोल देंगे x की पावर 100 उसका आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट उसे सॉल्व ना करने लग जाए, जैसे a टू दी पावर 4 पूछा है तो सॉल्व ना करने लग जाए कि a मल्टीप्लाई कर करके देखने लग गए। लेकिन इस जो डिटरमिनेंट है, इसे आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो वो आपका सिंप्लीफाइंग से आपको ट्रिक पता चल जाएगी। तो जब भी ऐसा हो तो आप वैल्यू देख लें, या x की पावर 0 पर भी ये डिपेंड कर सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है, या कुछ भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपको यहाँ f ऑफ 100 पूछा है, अगर तो आप यहाँ 100 रख के कैलकुलेट करने लग जाएंगे तब भी आंसर तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 100 रख के भी आपका आंसर कैलकुलेट होगा। 100, ये 101 आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ये मतलब आप जो मैं कह रहा हूँ वो उसे आप समझिए, 101 इंटू 100 और फिर ये लंबे चौड़े से एक्सप्रेशन और ये डरावने से एक्सप्रेशन। तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है एग्जाम में आपके पास इतना नहीं होगा कि आप इसे इतना ज़्यादा टाइम में कैलकुलेशन करें। तो क्या होगा, इसमें जरूर कोई ना कोई ट्रिक छुपी होगी। आप ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, f ऑफ 0 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करता हूँ। f ऑफ 0 की वैल्यू 1 0 0 1 0 1 0, ये वाला 0, ये वाला 0, तीनों टर्म 0, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू आपको 0 आ गई। f ऑफ 1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 1 2 2 0 2 0 0 0।
एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 आ गई। एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करता हूँ, 1 2 3 2 2 3 एफ ऑफ 2 में ये वाला जो टर्म होगा ये 4 आएगा, ये 1 2 3 ये 4 और ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3 और 3 इंटू 2 6 0 और ये वाला जो आपका टर्म आ जाएगा ये 3 इंटू 6 फिर 6 आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन आएगा जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 1, ये आपका आ जाएगा 12 फिर -2 ये आपका आ जाएगा 6 चौके ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पहले 1 किया, ये 6 दूनी 12 फिर ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये 6 चौके 24 माइनस 6 दिया 18, मतलब आपका जो आंसर आ गया 0, एफ ऑफ 2 भी 0। इस तरह से अगर आप एफ ऑफ 3 निकालें वो भी 0 आएगा, एफ ऑफ 4 निकालें वो भी 0 आएगा, मतलब सारे के सारे एफ ऑफ 0 आएंगे। इसका मतलब एफ ऑफ 100 भी 0 आता होगा। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से करने की एक ट्रिक है। मेन तो यही है कि आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आप आंसर आया उसे आप आंसर करें कि भाई ये आंसर आपका आया। तो उतना तो हम एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि हम उतना करें, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं तो सारे टर्म 0 आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी जो टर्म होगा वो 0 होगा। तो चलिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं इसे इरेज करता हूँ। ये वाला जो है, अब x माइनस 1 मैं इससे इस तरह से ट्रांसफॉर्मेट करूंगा कि x माइनस 1 और x प्लस 1 के जो मुझे टर्म दिख रहे हैं सारों में वो मैं कॉमन ले लूँ। तो x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया नीचे वाली रो से, फिर मैंने x प्लस 1 भी कॉमन ले लिया और x भी आपका कॉमन ऊपर वाली रो से निकाल लिया इस वाली रो से, फिर इसको मैंने ऐड करके लिख दिया तो वहां से भी x प्लस 1 मेरा कॉमन आ गया। ये वाली सारी चीजें मैंने कॉमन निकाल ली। कॉमन निकाल के जब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी इस डिटरमिनेंट की। तो ये भी एक तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है, हम इसकी एक एक वैल्यू निकाल लें, तो वो भी एक ट्रिक है। तो प्रॉपर मेथड से हम कैसे करेंगे, इसमें से बस x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से और फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जो आपकी मैट्रिक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी और f ऑफ 100 सब के लिए वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, del 1 ये del 2 ये है, डिटरमिनेंट बस कुछ भी नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि इनका रिलेशन क्या होगा आपस में। बस मेन बस एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है, एक्सपेंड आप कर दीजिए और आप आंसर देख लीजिए, या पहले को आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए फिर देख लीजिए क्या होगा ऑप्शन, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिलहाल तो a और b मेरे कांस्टेंट है, मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच यूज करके a और b को मैं एक ले लेता हूँ। तो आपकी del 1 आपका आ जाएगा x 1 1 1 x 1 1 1 x, ये आपका del 1 आ जाएगा। del 2 आपका आ जाएगा x 1 1 x, ये आपका del 2 आ जाएगा। अब बोला हुआ है कि del 1 इक्वल टू del 2 स्क्वायर, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आ जाएगा x माइनस 1, ये प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, मतलब आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस
3x प्लस 2, ये वाला आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड विच इज दिस इज del 1 and this is del 2 and here del 1 is not equals to 2 del 2 का स्क्वायर अगर हम इसका करें तो इसके इक्वल नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करने के लिए पहले का डिफरेंशिएशन 3 del 2 या इसके इक्वल आएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, वहीं से हम जब चेक कर लेंगे वो ये वाला भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से कोई बचा। फिर हम del 1 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले हमने रो वाइज डिफरेंशिएशन किया, x का किया 1 0 0, फिर v x a v x, ये आपका आ गया प्लस, फिर पहली रो ऐसे ही लिखी, दूसरे वाली का डिफरेंशिएशन किया 0 1 0 a v x प्लस पहली दोनों रो ऐसे ही लिखी, लास्ट वाली का किया आ गया 1। इस सबको सॉल्व कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन किया आपने, ऊपर वाली का कैसे करेंगे 1 0 a x प्लस आपका आएगा x b 0 1, ये आ गया, इसको 1 के रिस्पेक्ट में कर लिया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ए और बी को मैं फिर 1 1 ले रहा हूँ, ए और बी को जब ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, या चलो ए भी ले लेते हैं प्लस, फिर आप जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन होगी इसकी, वो जो कैलकुलेशन क्या होगी वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। तो ये वाली जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, और जो कैलकुलेशन है वो आप देखें, इस तरह से ये आएगा। फिर मैं 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ 1 के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, 1 के रिस्पेक्ट में आपको पॉजिटिव भी आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा। फिर मैं लास्ट वाले 1 के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, फिर लास्ट वाले 1 के रिस्पेक्ट में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, जो दूसरे का आपका डेल है। तो दूसरे वाले को हम डिफ्रेंशिएट करने की इसमें जरूरत नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। बस आपको डिफ्रेंशिएट करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिट सेट में आया हुआ है, एनडीए में 2-3 बार आया हुआ है, और मैंने ट्रिक वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे हम, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/-1 इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -1 लेंगे, और इस वैल्यू इसमें रखकर आप चेक करेंगे। मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, मैंने ट्रिक वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आंसर आपका ABC आता है। आप इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की फाइंड करेंगे। फिर अगर आपका टाई आ जाता है, टाई क्योंकि फिलहाल तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू ही आएगी, जो आपकी वैल्यू आती है -4 इसकी आती है डिटरमिनेंट की। तो आप इसे खुद कर लें, या वहाँ पर भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, या आप यहाँ पर नोट्स में भी हमारे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। नोट्स में सॉल्यूशन मैं शो कर रहा हूँ। नोट्स में आप ये तो 1/a करके किया हुआ है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस कॉलम को इसमें ऐड करके इसमें से ऐड सब्सट्रैक्ट कर दें, इस वाले कॉलम को इस वाले में से कर दें, और 2 0 बना लें, और 2 0 बनाने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो इसमें तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर, ये दिया हुआ है और एफ ऑफ थीटा इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा पूछी हुई है। कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपको एफ का डोमेन दिया हुआ है और आपको रेंज दी हुई है, 0 से π/2 में डिफाइन होता है, और रेंज ये है, और फिर आपको एफ ऑफ थीटा ये दी हुई है। अब रेंज ऑफ एफ पीछे हम एफ की ये जो डिटरमिनेंट है इसे सॉल्व करके आप एफ को सॉल्व कर लेंगे और फिर उसे निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू आपकी आएगी 1 × 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा
तो आपका आया माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, फिर प्लस वन आपका आ गया, ये यहाँ से गया तो ये आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस वन। ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो आ गया तो जीरो इंटू टेन थीटा जीरो आ गया। ये आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका आ गया टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी हम बोले टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर थीटा, इस ये एफ ऑफ थीटा आ गया, तो ये मिनिमम वैल्यू एफ मिनिमम वैल्यू के लिए साइन, तो कॉस थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, वन पर। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, वन हो सकती है। कॉस की रेंज माइनस वन से वन लाई कर दी है, और स्क्वायर की रेंज जब हम कर देंगे तो निगेटिव वाला पोर्शन हट जाएगा, जीरो टू वन लाई करेगी। तो मैक्सिमम क्या होगी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी वन, तो मिनिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ की टू, क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट है। अब अगर x मिनिमम हो तो cos थीटा आपका f मैक्सिमम हो तो cos थीटा आपका मिनिमम होना चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, यानी टू टू दी पावर इनफाइनाइट, यानी टू अपॉन जीरो यानी इनफाइनाइट, यानी जो रेंज आपकी हो जाएगी वो टू टू दी इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, अब इस कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे कौन से नहीं होंगे, इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता, और ये वाला जो है ये इसका यहाँ पर रेंज में इंक्लूड होता है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो सी आंसर आ जाएगा कि टू टू दी पावर से थीटा। हालांकि इसमें डिटरमिनेंट का ज़्यादा कुछ यूज नहीं था, फंक्शंस का यूज था, पर फिर भी एक क्वेश्चन है, बस सिंपल आपको इसमें एक्सप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद आपको जो आंसर है वो आ जाएगा। तो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। हमने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इसमें एनडीए से, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो और क्लियर हो सके और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड हो सके। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।